जनरल आसिम मुनीर इज नाउ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। इनके बारे में आपको बताते चलें कि ये तकरीबन अगर हम बात करते हैं अर्ली 2017 की, आप मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पे तैनात हुए और फिर अगले साल अक्टूबर यानी अक्टूबर 2018 में आपने ISI की कमान भी संभाली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इसके अलावा नज़ीर लगारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जरा इन मौजूदा हालात के ऊपर इनका तज्जिया भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। नज़ीर साहब, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, बहुत सारी सियासी और मीडिया की कंट्रोवर्सीज, कयास आराइयां इस वक्त दम तोड़ गई हैं। किस तरह देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को आप? तो ये कि बहुत अच्छा हुआ है कि ये स्मूथ हो गया और इसमें कोई इशू पैदा नहीं हुआ और तमाम फरीकैन ने बड़े सख्त दिल से इस बात को तस्लीम किया है कि वो हमारे नए सिपह सालार जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर होंगे। पर कोई चीज ऐसी नहीं खड़ी हुई क्योंकि उससे पहले जितने खदशात थे और जो बातें की जा रही थी वो लगता था कि खुदा न खास्ता कोई मसला पैदा ना हो। और अब सियासी फरीकैन ने भी और ज़ाहिर मिलिट्री में से तो खुद ये तजवीज आई थी और इसको मान लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतर चॉइस है और ऑप्शन भी यही था। ये नहीं है कि ऑप्शन यही नहीं था, मेरिट भी यही था, सीनियरिटी भी यही थी, ऑप्शन भी यही था। और जिस तरह से किया गया है, जो टॉप लीडरशिप थी, जो टॉप सीनियर मोस्ट थे वो आर्मी चीफ हो गए और जो सेकंड सीनियर मोस्ट थे वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ। मेरे ख्याल में अच्छा समझ। लेकिन आप समझते हैं कि इस पे भी किसी हद तक तो सियासत हुई, क्योंकि जब तक सदर आरिफ अलवी साहब ने इसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए, इस पे अपनी मोहर नहीं लगाई, हम देख रहे थे कि यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया कि जी ये असल इम्तिहान है सदर का। ये सूरत हाल डेवलप करना या इस किस्म की स्टेटमेंट्स आपके ख्याल में सही थी? बहुत गलत थी। इससे पहले की स्टेटमेंट पर मैं जाना नहीं चाहता था। जो इस्लामाबाद में कहा गया था जी कि जनाब हमें जो है वो मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन की बात की गई थी, वो कतई नामुनासिब थी। आपका क्या हाल है कि 3 स्टार तक पहुंचने के लिए बंदा जो है उसकी उबरोतनी का मसला होता है। यानी आप उनकी किसी पॉलिसी, किसी खास चीज से कोई नुक्ता नजर का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप हुब्बुल वतन, मुहब्बे वतन, गैर मुहब्बे वतन की बात ले आए। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि वो किसी ऐसे को लाना चाहते हैं जो मुझे घर भेजते, नायर कराते थे और उनके लिए फला सहूलतें पैदा करें। तो ये चीजें जो थी वो ठीक नहीं थी। अब सबने मान लिया है, मेरे ख्याल में अब सबको आगे बढ़ना चाहिए और जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। मेरे ख्याल में आइंदा इस तरह का कुछ तनाज़ा खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं इस तैनाती को लेकर जितनी चहमगोइयां थी, जितनी बातें थी, इट डिड पुट द इंस्टीट्यूशन एट द बैक फुट, और इसको मेरे ख्याल में कोई भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी सराह नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारे की साख की बात नहीं है, बल्कि पाक अफवाज हमारा फख्र है। तो आप समझते हैं कि इस तरह की जो तमाम काफी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तमाम ही सियासी जमातों ने, और उनके स्टेटमेंट्स काफी चुभते हुए थे और पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। आपका क्या तज्जिया है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर जी। सबसे पहले तो मैं भी आपकी तरह ताज़ियत करना चाहता हूँ इस्माइल तारा साहब के हवाले से। बहुत खूबसूरत यादें, क्या कमाल के एक्टर, और ऐसा लगता था कि जिस उसमें रोल में अपने आप को डालते थे, लगता था कि वो सदियों से यही रोल कर रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा खासा था और दुनिया के मेरे ख्याल में पाए के अगर कॉमेडियंस के अंदर लाया जाए तो वो सबसे अव्वल के अंदर आपको नजर आएंगे। तो अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमाए। मुबारक हो पाकिस्तान के 2 अहम तकरीरियों के ऊपर। यकीनन जो बाजवा के जाने के बाद अब हम जनरल आसिम मुनीर साहब को और जनरल साहिर शमशाद को देख रहे हैं, और जो बहुत मायूसी के और एक हैजान के जो बादल थे वो अब छट गए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, एक DGISPR की जानिब से और एक DGISI की जानिब से। दोनों में ये कहा गया कि साइफर के मामले पे उन्होंने इसको निगेट किया, और इसी तरीके से जब आर्मी चीफ ने परसों अपने खिताब के अंदर, जो का उनका आखिरी खिताब था और बड़ा तवील और काफी मेरे ख्याल में डिटेल्स के साथ उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई गैर मुल्की साजिश हो रही होती तो क्या पाकिस्तान में फौज खामोश बैठी रहती और इससे बड़ा जो है जुल्म ना होता। तो एक तो उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी। दूसरी बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने उनका नाम लेके कहा
کہ ان کے علاوہ کسی کو بھی بنا دیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اہم عہدوں پہ رہے، اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جب وہ 33 دن بلوچستان میں تھے تو انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ وہ وقت بھی تھا جب کابو کیمپ وغیرہ کے اندر باقاعدہ حملے ہوئے، اور جس انداز کے اندر چائنیز کو ایبڈکٹ کیا گیا اور پھر بعد میں قتل کیا گیا، یہ بڑے اہم دن تھے. اور پاکستان نے ایک بڑی سخت جنگ جو ہے وہ لڑی، اور آج بھی وہاں لڑ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ MI کے چیف رہے، اور اسی طریقے سے وہ ISI کے سربراہ رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کریں گے، کیونکہ حافظ قرآن ہیں. آج انڈیا کے اندر ایک کوحرام مچا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پلوامہ کے حوالے غلط ہے، لیکن وہ اس کے اوپر آج انڈیا کے اندر ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ضرور اگر بھارت کے اندر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پاکستان کے بھی بہترین کردار ہے. جوائنٹ چیف صاحب کے حوالے سے میں پرسنلی دونوں جنرل آفیسرز کو جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر جو سب سے کلین آفیسرز ہیں اس ٹائم پہ، اور سب سے جو پروفیشنل سمجھے جاتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اعزازی شمشیر ہولڈر ہیں خود جنرل عاصم منیر صاحب. اور شاہد شمشاد مرزا صاحب کا جو بطور ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ کے اندر جو ان کا کردار تھا، بالخصوص جو افغان ڈائیلاگ کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا، اور افغانستان کے اندر ایک بڑا مشکل عمل، اور پھر جو فاٹا کے اندر جب آپریشن جاری تھے تو آپ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. ابھی بھی 10ویں کور کے اندر جو ابھی موجود ہیں وہ فی الحال، کیوں کل انہوں نے کمانڈ سنبھالنی ہے، تو بہترین کردار ان کا جو ہے تصور کیا جاتا ہے LOC کے حوالے سے، اور کشمیر پہ آئے دن جو شورش ہوتی ہے اس کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ دونوں صاحبان اتنی عقل و فہم رکھتے ہیں الحمدللہ کہ یہ سیاستدانوں کے معاملات سے اپنے آپ کو دور کریں گے. اور یہ دیکھیں نا، کنٹروورسی جو تھی وہ تو پیدا ہوئی تھی. صاحب ایک تھوڑا سا سیاسی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ PML لیڈ گورنمنٹس کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جو کہ آف کورس کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. مجھے بتائیے کہ اپوائنٹمنٹ کے بعد عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دا ریلیشن شپ بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی اٹ ڈیٹیریٹس. اور ابھی اس تقرری کو بھی لے کر کچھ دن پہلے جب ہم بات کر رہے تھے، اینڈ اگر اس کو دیکھا جائے جنرل باجوہ کے الوداعی جو ان کا خطاب تھا اس کے تناظر میں، اٹ کائنڈ آف فیلٹ کہ آل از ناٹ ویل بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی. اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ ہاؤ از دس ریلیشن شپ ان ٹرانزیشن؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی کے اندر انہوں نے ہمیشہ کیا، انہوں نے ہمیشہ نیچے سے اٹھا کے لوگوں کو اوپر لائے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پروفیشنلی بہت ساؤنڈ تھے. یہ چھٹے آرمی چیف ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو ہے جو ملک کی فضا ہے وہ بھی بالکل مختلف ہے، اور چیلنجز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ آرمی کے جو امیج کو جس طرح سے میرے خیال میں دھکا لگا ہے، اس کو جو بہتر کرنا میرے خیال میں ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جنرل عاصم باجوہ اور خود جنرل شاہد شمشاد مرزا کے لیے موجود ہے. لیکن جہاں تک PMLN کی حکومت کی بات کریں، دیکھیں وہ ایک کولیشن حکومت ہے فی الحال، اور مجھے پتا ہے کہ پہلے ان کے اوپر ایک عمران خان صاحب کا بہت ایک ان کے اوپر دباؤ تھا، اور عمران خان صاحب کی ہی طرف توجہ تھی. ملک کی معیشت، ملک کی جو حالات تھے، تعلیم، صحت، زراعت، سیلاب، یہ سب ان کی جو ہے ترجیحات میں شامل نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنا ان کی ترجیحات میں شامل تھا. اب جو رفتہ رفتہ اس کے اندر بتدریج کمی آ جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ PML سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر عبداللہ صاحب، ایسا لگتا نہیں ہے اس میں کمی آئے گی. نذیر صاحب، یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. ڈیفنس منسٹر کا باقاعدہ اس پہ بیان ہے کہ جی ذرا اس اہم تعیناتی تقرری سے ہم فارغ ہو جائیں، پھر خان صاحب کو دو ہاتھ لیں گے. یہ کس طرف کا اندیا ہے؟ جی نذیر صاحب. جی ہیلو. جی نذیر صاحب، میرا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ جو اس وقت سرد مہری ہے، پولرائزیشن ہے سیاست میں، اس تقرری کے بعد آہستہ آہستہ اس میں یہ برف پگھلنے لگے گی. لیکن ڈیفنس منسٹر صاحب کا تو باقاعدہ بیان ہے کہ اس اہم تقرری سے فارغ ہو جائیں، پھر خان صاحب کو دو ہاتھ لیں گے. کس طرح کو چیزیں جا رہی ہیں؟ وہ سیاسی طور پر ہے، اور سیاسی طور پر تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ چلتا رہے گا.
और वो पिछले जब से वो फारिग हुए हैं वो एक दिन के लिए भी बैठे हैं कि काम आराम से कौम को काम करने दें। मुल्क डूबा हुआ था, वो अपनी सियासत कर रहे थे, वो जलसे कर रहे थे। पूरे के पूरे बहरान, बहुत बड़ा मुआशी बहरान है, तारीख का सबसे बड़ा मुआशी बहरान मुल्क पर वो है, वो ये अपना झंडा लेकर चले गए और लाहौर से लेकर ये इस्लामाबाद रवाना हो गए। सर ये तो हमारा तज्जिया है, दिस इज पॉलिटिकल कमेंट्री एंड यकीनन आपकी राय सर आंखों पे, लेकिन मुझे बताएं कि डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान देना कि हम इनको दो हाथ लेंगे वो काफी अनफॉर्चुनेट था, और किस तरह लेंगे। अब आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि चले ये तकर्री अपने अंजाम को पहुंची। अब 26 नवंबर को जो खान साहब जलसा रावलपिंडी इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, उससे क्या उनकी अपनी तवक्कुआत हैं? आप क्या समझते हैं ये किस तरफ को जा रहे हैं मामला? नहीं, बदला ये होगा कि ये जिस तरह से इमरान खान साहब बिहेव करेंगे उसी तरह से वो बिहेव करेंगे। वो डिफेंस मिनिस्टर के अलावा एक पॉलिटिकल पार्टी के अहम रहनुमा हैं और जिनकी पार्टी को स्टेक पर लगा दिया गया है, और ऐसे बहरान में वो मुल्क को संभाले हुए हैं कि जब बहरान बहुत ज्यादा संगीन हो गया है और इमरान खान साहब ने पिछले 8 महीनों में मुल्क के लिए मसाइल ही पैदा किए हैं और उन्होंने कोई अच्छी चीज डिलीवर नहीं की है। एक स्टेटमेंटशिप के तौर पर उन्होंने वो है अपने इस मामला को नहीं लिया है। उन्होंने एक मौका से अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश की है, दैट वाज रॉन्ग। मेरे ख्याल में आप सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इस सूरत-ए-हाल को मुल्क को खराबी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है अब्दुल्ला साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह के आपने खुद कहा कि दिस इज द 6th अपॉइंटमेंट बाय अ पीएमएल लेड गवर्नमेंट, फर्क सिर्फ ये है कि यूजुअली हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये फैसले करते हैं। इस बात पे भी बहुत तनकीद की गई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस अहम मामले पे मशावरत करने, हालांकि आज की हकीकतें बहुत मुख्तलिफ हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की कोर्ट्स को मतलूब हैं, वो लंदन में मुकीम हैं, इसके बावजूद इस अहम मामले पे उनसे भी मशावरत की गई क्योंकि यकीनन वो पीएमएल-एन के चेयरपर्सन भी हैं। तो ये बताइए इस मामले पे आप कैसे देखते हैं, दिस वाज शहबाज शरीफ अपॉइंटमेंट और नवाज शरीफ अपॉइंटमेंट? देखिए, इट वाज अ कलेक्टिव अपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल में सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब इसके अंदर नहीं थे, क्योंकि बीडीएम लेड हुकूमत है, तो इस वजह से मजबूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जाएगी और वो हुई बात। लेकिन मैं जो बात कर रहा था लगारी साहब से पहले, वो यही कह रहा था कि इस टाइम पे पीडीएम के अंदर दरारें पड़ेंगी, जहां पीटीआई के अंदर जो है रिवर्स गेयर लगेगा और बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयारी पकड़े हुए हैं। मैं जानता हूं और लगारी साहब भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और पीडीएम की हुकूमत को आपस में इंतशार से बचाने के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इमरान खान साहब का आहिस्ता आहिस्ता जो उनका एक दबाव था वो उनके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि कल जब 26 तारीख को वो तशरीफ लाएंगे तो उनको भी पता चलेगा और बहुत सारे लोग, क्योंकि आपको मालूम है इमरान खान साहब मनपसंद आर्मी चीफ की तरफ वो इशारा करते रहे, बड़ा खुला वाज़े, और जब नहीं आएगा तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लोग ताकत के पुजारी। That is again debatable because as I think he was still in the mindset कि he is the Prime Minister of Pakistan, वो तो इस हकीकत को नहीं मानते और वो समझते हैं कि साजिश करके उनकी हुकूमत को आउस्ट किया गया। तो as Prime Minister, as a Premier, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, but then again that is always going to be an if and but question, क्योंकि वो उस पोजीशन पे नहीं थे, उनके सामने समरी प्रेजेंट नहीं हुई and of course it was not his prerogative to make a selection। लेकिन सवाल आखिरी आपसे करना चाहूंगी, मुझे बताइए जिस तरह आपने कहा कि पीडीएम में भी दरारें पड़ने का खदशा है, अब एवरीबडी इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शंस, तो मुझे ये बताइए कि ये आप आईनी तस्वुर करते हैं कि जिस तरह ये हाउस फ्लोर क्रॉसिंग होती है, आपने खुद कहा कि पीटीआई के कई लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, पीडीएम में भी अभी हम बहुत अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना जमहूरी है आपके ख्याल में? ये फ्लोर क्रॉसिंग वैसे तो दीगर ममालिक में होती है, लेकिन मेरे ख्याल में 90s के अंदर, मिड 90s में एक कानून पास हुआ था, फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसको मना कर दिया गया था, और वही वजूहात है जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोगों की मेंबरशिप के ऊपर भी जो है वो एक तनाजा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में आपको इलेक्शन जो है अपने वक्त पे ही नजर आएंगे, अगर इलेक्शन हुए तो, क्योंकि इलेक्शन होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि मुल्क के हालात जो है वो इसके मुतहम्मिल फिलहाल नहीं है, और कोई भी हुकूमत अगर ये अब आपने नया शोशा छेड़ दिया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इस पे जरूर बात करेंगे हम पीर के रोज, जब तक जरा देख भी लेंगे कि 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है। बट टू इवन से, देखिए खान साहब ने अगर कई चीजों पे कंसीड किया, और अभी तक का जो नैरेटिव पीडीएम का था वो ये कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत, जो उसकी आईनी मुद्दत है, उसको पूरा
کرے. لیکن اگر اب یہ بات شروع ہو جائے گی کہ جی ملک الیکشنز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا اور یہ ٹرم elongate ہوگا, آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو کاز سم سیریس فرکشن ان دا پولیٹیکل سرکلز آف پاکستان. خیر جناب, بہت بہت شکریہ.